पाकिस्तान में एसेट क्लासेस बहुत कम है। इक्विटी मार्केट का स्केल बढ़ना शुरू हुआ है। अभी रिटेल की या कह लें एजुकेशन इतनी नहीं है, या इतना फाइनेंशियल इंक्लूजन का लफ्ज़ भी एक बड़ा फैशनेबल लफ्ज़ होता है, वो हमारे मुल्क में बहुत अभी पहुंचा ही नहीं है। टिकट बिकॉज स्मॉल टिकट में खर्चा ज़्यादा है, बट लॉन्ग टर्म फ्यूचर यही है। इन द एएमसी सेक्टर आप ये देखते हैं कि रेट पे लड़ाई हो जाती है। हमारी लिस्टेड कंपनी थोड़ी कम हैं साइज की, यू हैव very large companies unlisted, and I mean, just to quote an example, some company like Jazz, it's a huge company, but it's not on the stock market, and I think maybe they also feel कि हमारी इतनी depth नहीं है to absorb a company of that size. That's possible. बीच में भी बड़ा था, then it 5 years of doldrums जहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, and वापस 2022 से शुरू हुई है ये liquidity आना, activity आना, and so on. Industry about 3.9 trillion है total. इसमें Sharia compliant funds are about 45% in total, about I think 1.8-1.9 billion. Out of सारी कंपनियों में सिर्फ 2 कंपनीज हैं जो 100% शरिया में काम करती हैं। एक फैसल फंड्स है। सो शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली इस साइड पर आते हैं, बिकॉज नॉट ओनली हमारे फंड शरिया कंप्लाइंट है, हमारी कंपनी भी शरिया कंप्लाइंट है। हमारे रिटर्न्स कंपेटिटिव हैं, हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम सीधा काम करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें। तो इधर एक आपके पास ये एसेट क्लास है जनरल पब्लिक और मीडियम नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी साइड पे आपके पास है फिक्स्ड इनकम मार्केट, वो या म्यूचुअल फंड के थ्रू एक्सेस करते हैं या आप बैंक में पैसे रखवाते हैं। नेशनल सेविंग स्कीम्स ऑफ कोर्स इज अ थर्ड ऑप्शन। अमेरिका में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज लार्जर देन द बैंक डिपॉजिट इंडस्ट्री, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बैंक डिपॉजिट इज अ स्टैटिक प्रोडक्ट, यार ये है, ये रिटर्न है, बस खत्म होगी बात। आप ज़्यादा शोर मचाएंगे ब्रांच में तो शायद वो 1% ज़्यादा दे देगा, दैट्स इट। और है नहीं इनोवेशन। उनके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं देन लिंक टू डिपॉजिट जहाँ इनोवेशन आती है, बट द डिपॉजिट इटसेल्फ इज नॉट एन इनोवेटिव प्रोडक्ट। म्यूचुअल फंड्स कैन ऑफर यू डिफरेंट स्ट्रेटजीज, अग्रेसिव डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड सो ऑन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. A lot is happening on the front of capital market when it comes to the performance of the equity market. Money market में there happens to be some kind of transition. अब real estate से जो expectations थी लोगों की कि real estate sector बहुत अच्छा perform करेगा, उसके बारे में भी there happens to be some clarity after the budget finance bill कि बहुत तेज़ी से चीज़ें न मूव होने जा रही हैं न बदलने जा रही हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नज़र आता है कि एक्विटी सेंट्रिक पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम रहने जा रहा है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो IMF ड्रिवन पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क में रहने जा रही हैं, और गोइंग फॉरवर्ड ये कहा जा सकता है कि अगले 3-4 साल जो हैं वो पाकिस्तान में फिस्कल डिसिप्लिन के हैं। इन बातों को सोचने समझने के लिए, इनकी गहराई को जांचने के लिए वी हैव सेलेक्टेड अ पर्सन दैट हैपन्स टू बी अ ग्रेट फाइनेंशियल पर्सनालिटी, नादिर रहमान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, KSB ग्रुप के लिए भी उन्होंने काम किया, और आजकल फैसल फंड्स को वो मैनेज करते हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स को, इकनॉमिक सिस्टम्स को, और जो स्पेशली जो पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इसको कैसे देखते हैं। नादिर साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सानी साहब। नादिर साहब, आप ओवरऑल आपका क्या तज्जिया है इस बजट के ऊपर, वज़ीर ख़जाना की परफॉर्मेंस के ऊपर? अगर हम इस साल के बारे में एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट देना चाहें कि बम्पी राइड किसी हद तक ओवर हो गई है, इन गोइंग फॉरवर्ड वी कैन लुक फॉरवर्ड टू अ स्टेबल इकनॉमिक रोड मैप। So इसमें on the what I'll say is that number one, on the budget itself, of course, some people are not so happy, some are happy, and so on and so forth. The thing which is lacking, let me go from the negative side first, is that the tax net broadening remains underserved, kele. Right. And the existing taxpayers continue to bear most of the burden. Having said that, our political governments have their own challenges. I think आपने जो शुरू किया और कहा कि अगले 3-4 साल फिस्कल
डिसिप्लिन के नज़र आ रहे हैं. And it seems that that is at least a good start for us. Let us be disciplined in how we manage the country's money, and rewards will take some time. हमारे यहाँ बहुत शॉर्ट टर्म थॉट प्रोसेस होता है कि यार आज किया तो कल रिजल्ट आ जाना चाहिए. रिजल्ट बड़े साल लगते हैं आने में. तो इंशाल्लाह जो जो हो रहा है उसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे आगे जाके. इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन बजट वगैरह, मेरी तो यही रिक्वेस्ट होती है हमेशा, अगर कभी कोई फाइनेंशियल प्लानर एट मैक्रो लेवल मिल जाए जो मुल्क का देखते हैं, कि यार प्लीज़ बी कंसिस्टेंट. अगर आप टैक्स को 20 कर रहे हैं तो फिर छोड़ दें उसको 5 साल के लिए. हर साल उसको 20, 18, 22 ना करें, बिकॉज उसमें प्लानिंग के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं. बिजनेसेस 5-10 साल सोचती हैं और वो हर साल अगर आप टैक्स के छेड़ाछाड़ी करते हैं तो वो प्लानिंग आपकी ख़राब होती है लोगों की. तो करना है वो ऊपर है नीचे है, दैट इज़ ऑलवेज अ मैटर ऑफ ओपिनियन कि जी वो बांग्लादेश में कम है और पाकिस्तान में ज़्यादा है. वो हर मुल्क के अपने डायनामिक्स होते हैं. उसको एनालाइज करे बगैर द मैसेज वुड बी कि प्लीज़ कीप इट फॉर 5 years, whatever policy actions you take, and see the results before changing it again next year. And try to be as equitable as possible कि किधर से रेवेन्यू जनरेट करने हमने मुल्क के अखराजात. ज़बरदस्त. नाज़िर साहब, 2 सवाल आते हैं छोटे छोटे. पहले तो ये कि रेट कार्ड पे हाउ वुड यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द करंट फाइनेंस टीम जो कि औरंगज़ेब साहब ने दोबारा तश्कील दी है. और दूसरे नंबर पर ज़रा ज़ाती सी बातचीत है, बट वी वांट टू हेयर फ्रॉम यू कि पहले आप ब्रोकरेज इंडस्ट्री में रहे, उसको सोचा समझा और आपने यू डिड अ लॉट देयर एज वेल. फिर एक्सचेंज में आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, और अब जो फाइनली यू आर विद फंड मैनेजमेंट कंपनी, आप इस सारे मामले को अपने साथ कैसे देखते हैं, और कौन सा इंडस्ट्री का सेगमेंट है जो आपकी नज़र में ज़्यादा चैलेंजिंग था या है? ओके, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस सर देखिए डेटा इम्प्रूव हो रहा है. आपकी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं. अब इट इज़ पॉपुलिस्ट टू ऑलवेज बी ऑन द अदर साइड कि जो कोई करे क्रिटिसाइज करो. बैड न्यूज़ सेल्स बेटर देन गुड न्यूज़. 49 अच्छी चीज़ें होंगी, एक ख़राब होएगी तो सारी दुनिया उस एक पे फोकस करेगी. तो मैक्रो डेटा आपका इम्प्रूव किया, उस पर कोई डाउट ही नहीं है. वो डेटा अवेलेबल है, आपका करंट अकाउंट का डेटा अवेलेबल है, इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में आई है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हुए हैं. सो देयर आर मैक्रो लेवल थिंग्स हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड अ लॉट. In fact, today I was reading कि पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग चाइना में हैं exploring what they call a panda bond, which is issued in China. So things are happening at the macro level, and they are. If you go down to grassroots, I think the general view remains कि grassroots पे भी इतना impact नहीं आया है. But again, it will take time. So if we remain on the discipline track, you will see the results down here. हम लोग थोड़े underutilized भी रहते हैं as a nation. There are lots of advertisements, 5th largest milk producer, 3rd largest this, 5th largest that. That doesn't translate much. We've been looking at the agriculture sector, which clearly is Pakistan's backbone, but it is again a sector which can probably double and triple without huge amounts of effort. So maybe we'll see something going on over there also. You're seeing movement is, most of the movement is in the right direction. तो जब तक वो चलेगी तो आपको फिर ग्रास रूट लेवल पे भी फ़ायदा नज़र आना शुरू होएगा. अभी ज़रा मुश्किलात हैं, बिकॉज एक तो आपकी वो डॉलर लिंक्ड इन्फ्लेशन भी थी, डोमेस्टिक अलग प्रेशर्स थे. सो लास्ट 3-4 years for the general public have been very challenging. And especially when you sit in an industry which manages people money, you can only manage the money if people have money. If people don't have any money, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे चलिए ठीक है. So आपका जो diversified experience है, which industry segment you think was more challenging? I think definitely the one I'm sitting in right now, because allow me to add one point here also. Is it because of the specific challenging times, or is the nature of the industry? I think it's the nature of the financial market is a better way to put it. Okay. पाकिस्तान में asset classes बहुत कम है. Real estate आई है, लेकिन वो भी अभी time लगी. It is the largest asset class, and maybe 20-30 years from today, you will actually see that in data and numbers where the real estate के जो instruments हैं और वो
आगे निकल जाएंगे बाकियों से। अभी तक वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो नेचर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इज के देयर इज द इक्विटी मार्केट, देयर इज द फिक्स्ड इनकम मार्केट और मनी मार्केट, यू वांट टू कॉल इट। अब बैंक डिपॉजिट्स आर पार्ट ऑफ द मनी मार्केट। इक्विटी मार्केट का स्केल बढ़ना शुरू हुआ है इन द लास्ट 3 years अगेन। बीच में भी बड़ा था, देन इट 5 years ऑफ डोल्ड्रम्स जहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, एंड वापस 2022 से शुरू हुई है ये लिक्विडिटी आना, एक्टिविटी आना एंड सो ऑन। हमारी लिस्टेड कंपनी थोड़ी कम हैं साइज की, यू हैव वेरी लार्ज कंपनीज अनलिस्टेड हैं। आई मीन जस्ट टू कोट एन एग्जांपल, सम कंपनी लाइक जैज, इट्स अ ह्यूज कंपनी बट इट्स नॉट ऑन द स्टॉक मार्केट, एंड आई थिंक मे बी दे ऑल्सो फील कि हमारी इतनी डेप्थ नहीं है टू अब्जॉर्ब अ कंपनी ऑफ दैट साइज, दैट्स पॉसिबल। तो इधर एक आपके पास ये एसेट क्लास है जनरल पब्लिक और मीडियम नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी साइड पे आपके पास है फिक्स्ड इनकम मार्केट, वो या म्यूचुअल फंड के थ्रू एक्सेस करते हैं या आप बैंक में पैसे रखवाते हैं। नेशनल सेविंग स्कीम्स ऑफ कोर्स इज अ थर्ड ऑप्शन। तो आपके पास वो है ही नहीं। सो इट इज़ इन द एएमसी सेक्टर आप ये देखते हैं कि रेट पे ही लड़ाई हो जाती है। बिकॉज देखें, हम लोग कमर्शियल इदारा हैं, सारा इंडस्ट्री कमर्शियल है, आपने प्रॉफिट बनाना है, तो फोकस रिमेन्स लार्ज टिकट हाई नेटवर्थ्स। जो एक्चुअल इंडस्ट्री की सक्सेस होती है इस हमारी इंडस्ट्री की, इस जब आप रिटेल पैसे पे प्रॉफिटेबल होएं। अभी रिटेल की या कह लें एजुकेशन इतनी नहीं है, या इतना फाइनेंशियल इंक्लूजन का लफ्ज़ भी एक बड़ा फैशनेबल लफ्ज़ होता है, वो हमारे मुल्क में बहुत अभी पहुंचा ही नहीं है। आई मीन पीपल लाइक इजी पैसा एंड ऑल आर डूइंग वर्क, बट अगेन इफ यू लुक एट एन इजी पैसा, the ticket size, we are linked with Easy Paisa. So Easy Paisa users can invest in Faisal funds or in a fund that we have dedicated for that. Now the ticket size can be 500 rupees just to do the various AML, anti-money laundering, वो सारे कानून पूरे करने के लिए आपका हार्ड कॉस्ट ही I think 50 rupees आता है or something like that. अब 50 रुपीज़ को कवर करने के लिए रूल ऑफ थंब हमारी इंडस्ट्री में है कि जी 1% बनेगा आपका। तो आपके पास अगर 100 मिलियन रुपए रहते हैं एक साल के लिए, तो आपकी रेवेन्यू 1 मिलियन होता है। तो आप यही सोच लें कि अगर 500 रुपये आए तो उसका रेवेन्यू 5 रुपये होगा साल का। So that 500 rupee investor has to stay for 10 years for us to just break even on hard costs, forget the time and everything else. तो इसीलिए भी लोग शाय अवे करते हैं फ्रॉम स्मॉल टिकट, बिकॉज स्मॉल टिकट में खर्चा ज़्यादा है बट लॉन्ग टर्म फ्यूचर यही है। तो जब ये जितने ये ऐप्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल ऐप्स, लेंडिंग ऐप्स, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग ऐप्स, दीज विल डेफिनेटली, मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ देम विल सक्सीड, बिकॉज इतनी अंडरसर्व्ड मार्केट है वो कि बैंक्स ट्रेडिशनली आर नॉट हैवी रिस्क टेकर्स इन दी नॉन कॉर्पोरेट सेगमेंट। तो वो कोलेट्रल होना है, ये होना है, वो होना है, तो वो दैट विल बी अ सेपरेट नीश टुडे, द लार्जेस्ट नीश इन पाकिस्तान, एंड दीज अदर्स आई कॉल देम विल स्टार्ट ग्रोइंग। अब आप साइज पर हिसाब लगा लें, जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इज अबाउट 3.9 ट्रिलियन रुपीज़ है। बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट्स अबाउट 33 बिलियन के करीब है। तो हमारी इंडस्ट्री 10-12%, 13% ऑफ बैंक डिपॉजिट रहती है, वही एवरेज मेंटेन हो रहा है फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। अमेरिका में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज लार्जर देन द बैंक डिपॉजिट इंडस्ट्री, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बैंक डिपॉजिट इज अ स्टैटिक प्रोडक्ट, यार ये है, ये रिटर्न है, बस खत्म होगी बात। आप ज़्यादा शोर मचाएंगे ब्रांच में तो शायद वो 1% ज़्यादा दे देगा, दैट्स इट। और अगर है नहीं इनोवेशन, उनके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं देन लिंक टू डिपॉजिट जहाँ इनोवेशन आती है, बट द डिपॉजिट इटसेल्फ इज नॉट एन इनोवेटिव प्रोडक्ट। म्यूचुअल फंड्स कैन ऑफर यू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, अग्रेसिव डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड सो ऑन। तो डेवलप्ड मार्केट्स में द इंडस्ट्री इज लार्जर देन द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो हमारे यहाँ कुछ साल लगेंगे, ये भी कैचअप कर जाएगी एज मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स कम इन। Quite understandable. नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद वी विल ट्राई एंड कंटिन्यू आवर डिबेट कि ये जो चैलेंजेस हैं स्मॉल इन्वेस्टर बेस के, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक फैशनेबल वर्ड के तौर पे इस्तेमाल ज़्यादा है और इसकी एप्लीकेशन और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा कम है। उस साइड पे चैलेंजेस क्या हैं और नादिर क्या सजेस्ट करते हैं कि इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए what sort of strategies and roadmaps should be adopted. So Nazin, don't go nowhere. Let's meet after a short break.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट्स हैं, उसको जो चैलेंजेस दरपेश हैं, आई स्मॉलेस्ट इन्वेस्टर बेस, लिस्टिंग बेस लो है, और फिर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी की जो चैलेंजेस बिकॉज ऑफ द लिवरेज हैं, इसके लिए लॉन्ग टर्म सस्टेन सॉल्यूशंस क्या हैं। नादिर इमान हैपेंस टू बी अ सीजन्ड पर्सनैलिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट। इन्होंने दोनों साइड से, इनफैक्ट तीनों साइड से इन्होंने देख लिया कि हाउ डज दिस इंडस्ट्री वर्क एंड हाउ अदर इंडस्ट्री सेगमेंट्स हैव इवॉल्व्ड। सो नादिर साहब, ओवर टू यू, प्लीज गाइड अस कि ये जो चैलेंज है, चैलेंज ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर बेस, चैलेंज ऑफ द लोएस्ट लिस्टिंग इन द रीजन, एंड चैलेंज ऑफ हाई लिक्विडिटी एंड मोर लिवरेज, ये आपकी नज़र में कैसे एड्रेस की जा सकती है? इसका जवाब सनी साहब, इट्स बीन अ ट्रिकी क्वेश्चन जो पिछले समझें अर्ली 90s से लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किए कि why don't more companies list on the PSX, why are there so few investors जो फोकस करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे या स्टॉक इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे। आंसर इसका ये है कि आपके जो बेस है लोगों को पता ही नहीं है। राइट। There is always a debate on documented economy versus undocumented economy. Now, the documented economy is about 115, 120 trillion rupee GDP per year. I mean, in all likelihood, undocumented is the same size. Or a little more. Or more even. Bank. It could even be more. Yeah. तो वो पैसा तो इसमें आएगा ही नहीं। रियल एस्टेट हैज़ ऑलवेज बीन ए क्लास जहाँ पे इतने सवाल जवाब नहीं होते। फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर कोई इन्वेस्टर नया आता है, जैसे हमारे पास, हम पूरा नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फलाना हम लोग करते हैं। रियल एस्टेट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो लॉट ऑफ मनी जो था अनडॉक्यूमेंटेड वो रियल एस्टेट में फ़्लो हुआ और कंटिन्यू करता है फ़्लो करने, बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स आर लेस स्ट्रिंजेंट। तो एक वजह ये है। एक वजह है कि जनरल परसेप्शन है कि टैक्सेशन में ना आओ, ये ना करो, वो ना करो। और मेरी काफ़ी डिबेट हुई है, काफ़ी सारे आई वुड कॉल देम मिड साइज कॉर्पोरेट कंपनीज, 4 बिलियन टर्नओवर, 6 बिलियन टर्नओवर, 8 बिलियन की, यार व्हाई आर यू स्टिल प्राइवेट लिमिटेड, व्हाई आर यू नॉट लुकिंग टू एक्सपैंड? एंड द बेसिक आंसर दैट आई गेट, विच इज़ थोड़ा सा मैं उसको ट्रबलिंग ही कहूँगा, is most people are focused more, and इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, मुल्क के लिए थोड़ी ट्रबलिंग चीज़ है कि यार मैं अपने आप को आगे कैसे कर लूँ। तो बिजनेसमैन कुछ पैसे बनाएगा, पहला थॉट होता है दुबई में फ्लैट ख़रीद लूँ, थोड़े और पैसे बनाएगा, कहता है चलो मैं कराची में दूसरा घर कर लेता हूँ, थोड़े और पैसे बना लेगा, कहेगा चलो मैं लंदन में भी फ्लैट ख़रीद लेता हूँ। फिर वो सोचेगा कि अच्छा मेरी बिज़नेस ने अब मुझे इतना रिटर्न दिया है पिछले 10, 12, 15 साल में, इसको मैं थोड़ा बढ़ाऊँ ना बढ़ाऊँ। एंड हमारे यहाँ फैमिली सेंट्रिक काम बहुत ज़्यादा है। बिजनेसेस रिमेन फैमिली ओन्ड। अब आप नोट करें, फर्स्ट जनरेशन जो होती है, जो लेट्स से 60-70 साल पहले उसने कोई फैक्ट्री लगा ली, ही इज़ हैंड्स ऑन एज अ मैनेजर, ही नोज आउट, मशीन भी ठीक कर सकते हैं, सेल्स भी करते हैं, बैंकों से भी डील करते हैं। दैट्स फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन, एंड वेरी ऑफन not university educated. Second generation जाती है, वो कराची यूनिवर्सिटी चले जाते हैं या लोकल यूनिवर्सिटी ऑफ एनी नेचर। थर्ड जनरेशन जब पैसे काफ़ी हो जाते हैं, वो अमेरिका, इंग्लैंड जाती है। दे हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बिजनेस कैसे चलेगा। अब वो वापस आते हैं, वो उनके नए आइडियाज़ होते हैं, एंड वेरी ऑफन दे आर गुड आइडियाज़, but sometimes the economy or the way of doing business in Pakistan is different. They don't fit in certain places and so on. तो आपको मैनेज करना होता है उसको। तो अगर नया बच्चा आता है और वो पढ़ा हुआ है बाहर से, and he wants to bring in new things, sometimes they don't work. There is a generational shift also that a lot of people, younger people feel कि अबू ने बहुत सारे पैसे बना दिए, मुझे क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, मैं आराम से लंदन में रहता हूँ और ऐश करता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है करने की, पैसे तो आए अगले 100 साल के लिए, तो क्यों मैं करूँ। ये भी एक है प्रॉब्लम। तो जो लिस्टिंग की हमने बात की थी ना, दिस इज सम थोड़ा सा लिंकेज इधर है कि
आहिस्ते आहिस्ते हमारे जो लार्ज फैमिली बिजनेसेस हैं दे हैव टू डिवॉल्व फ्रॉम मेरा बेटा फैक्ट्री चलाएगा कि सबसे बेहतर आदमी फैक्ट्री चलाएगा, Yeah. और वहाँ पर देन उसी से स्केल बढ़ता है, बिकॉज जो एम्प्लॉय होता है उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है ओनर से, and he is looking at longevity and so on and so forth. Many cases owners are looking at much shorter term objectives also. Right. तो ये एक वजह है जहाँ लोग लिस्ट नहीं करना चाहते। बड़े बड़े आप अभी तक वो फिरता रहता है 22 families of Pakistan, 22 families of Pakistan in the 1940s and 50s. मेरे में आधी से ज़्यादा तो नज़र भी नहीं आती, है ही नहीं। वो कि नेशनलाइजेशन टुक केयर ऑफ सम ऑफ दैट एंड सम ऑफ इट इज द रीज़न जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि दिलचस्पी नहीं थी कि क्यों करूँ, you know. Can I raise one more point which is relevant to this aspect as well? आपने रियल एस्टेट को बहुत अच्छे तरीके से बताया भी, बट देयर इज़ अनदर थिंग। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सरकार खुद भी इस मामले में compete करना चाहती है। NSS में कितना पैसा पार्क्ड है, और उसमें भी एग्जैक्टली इसी तरह का सिस्टम है कि रजिस्टर में शनाख्ती कार्ड लिखा हुआ है पेन और कलम से, उधर भी डुप्लीकेशन है, उधर भी कंट्रोल नहीं है, उधर से भी टैक्सेशन। लगता है कि शायद सरकार की भी इसमें कोई थिंकिंग है कि इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। यू एग्री विद दैट? देखिए NSS जो मुझे समझ है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, सो आई डोंट नो। NSS is a scheme जो it's funding for the government, number one. Yeah. And it's actually expensive funding for the government. In fact, the government should not be in the business, but anyway, चल रहा है तो जैसे चल रहा है देखेंगे। तो ये एक इदारा चल रहा है, इसका मुझे पर्पस, इसके रिटर्न्स भी थोड़े ऑफन बैंकों से बेहतर ही होते अच्छे हैं। हाँ, बट यही है ना, ये गवर्नमेंट का सबसे महंगा सोर्स ऑफ फंडिंग है। पैसे आप ले जाएं बगैर चेक के, वो भी रिसीव होते हैं। जी वहाँ तो कैश मिलता है। आई नो पीपल जो कहते हैं कि मैं जाता हूँ महीने के इतने सारे मैं नोट लेके आता हूँ हर महीने का खर्चा चलाने किस के लिए। मुंह से डॉक्यूमेंटेशन की बात करती है? सर इस पे तो आप क्या बोले, वी आर अ पार्टी टू सम FATF ट्रीटी, आई थिंक। जी बिल्कुल। अब FATF ट्रीटी कुछ कानूनी तौर पे चीज़ें कहती है, तो वो तो हम जैसे इदारों को तो फॉलो करनी होती है। बाकी बट अगेन वही है, देखें, देयर इज अ लीगल साइड ऑफ लाइफ एंड देयर इज अ प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ। You have to manage both sides, which I think, you know, every government has tried to do, but I don't think anybody has yet succeeded to the level where आपको होना है, where you actually turn around and say कि यार वो हर चीज़ में, you know, मजाक हो गया है। You actually feel bad as a Pakistani, ओ यार हमारा पासपोर्ट 20th वर्स्ट और हमारा ये 10th वर्स्ट, ये मतलब किस तरह का मजाक है। हमारा मुल्क एक्चुअली बहुत ही पावरफुल, तगड़ा, अच्छा मुल्क है। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री इनोवेट भी कर सकती है। आप देखते हैं एक अच्छी खबर आती है कि कोई बच्चा क्या MIT उसने कोई नई इजाद निकाल दी है। सो यू हैव द टैलेंट पूल। द इनेबलिंग एनवायरनमेंट इज द गवर्नमेंट्स जॉब। सो गवर्नमेंट ट्राइज, बट नो गवर्नमेंट हैज येट सक्सीडेड इन दैट इनेबलिंग एनवायरनमेंट, जो उस लेवल का टैलेंट पाकिस्तान में रुके। ये टेक्नोलॉजी वाले भी अभी क्या हो रहा है, द कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है मॉरिशस में, दुबई में और सम अदर प्लेस, बिकॉज इट्स ईजियर फॉर देम टू रेज मनी। पाकिस्तानी इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो कोई वेंचर कैपिटल वाला उनको पैसे नहीं देता, तो आप फंस जाते हो थोड़ा सा इधर। तो ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट और जो परसेप्शन है कि रूल ऑफ लॉ की, ये इसकी इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली ज़रूरत है फॉर इन्वेस्टमेंट टू टेक प्लेस, वेदर इट इज़ फॉरेन और डोमेस्टिक। So, नादिर साहब, you have covered well the listing sector और listing segment में challenges क्यों हैं, और एक psyche और mindset है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का। इन्वेस्टर बेस की साइड पर जिस तरीके से आपने पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट का भी कोई ना कोई किरदार ज़रूर है। गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू बी स्टेक होल्डर इन द शेप ऑफ NSS के नंबर सबसे हाईएस्ट हैं, वी ऑल नो, वहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एंड व्हेन यू लुक एट द कैपिटल मार्केट, जहाँ पर एक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो मेरे इन्वेस्टर की जो नेचर है वो रिस्क अवर्स हुई हुई है। और गवर्नमेंट एक ऑप्शन भी देती है, बहबूद में तो 60 साल से ज़्यादा वालों को हमेशा कोई 3-4% ज़्यादा ही रेट मिल रहा होता है, आज भी उन्हें 17% मिल रहा है। सो गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली मेकिंग श्योर कि लोग डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी नहीं जाएँ
और पैसा और मेहनत मजदूरी की तरफ भी, बिजनेस इनिशिएटिव की तरफ भी नहीं जाएं, और वो चाहे बैंकों को दें, पढ़ा लिखा शख्स बैंकों में डिपॉजिट रखे, या जो समझदार है, चालाक है, स्मार्ट है मेरी नज़र में, वो एनएसएस में जाए। सो आपकी नज़र में जो कैपिटल मार्केट है वो इसको ठीक तरीके से समझती नहीं है इसके चलाने वाले, कि यार ये एक बुनियादी स्टोन है जिसने चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट एक्सपेंड नहीं हो रही। You think it's a challenge, or you think it is definitely a challenge, sir, and the challenge has not been overcome, जैसे Right. आपने अभी कहा है, and I think लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन I think सारे engines को साथ पुल करना ज़रूरी होता है yeah, for any initiative to Yeah. succeed. एक इंजन चल रहा है, एक नहीं चल रहा, उसमें फिर मुश्किलात ही होती हैं। अभी देखें, एक नए नए मार्केट्स आती हैं, yeah, नाउ देयर इज शॉर्ट टर्म सुकूक मार्केट पैदा हो गई है, वेयर कॉर्पोरेट्स कैन बोरो अनसिक्योर्ड मनी, जो बैंक से वो कर नहीं सकते। yeah, म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, सो एक पूरी नई मार्केट खुल गई। लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स ने इसका एडवांटेज लिया है, एंड इसमें सर टाइम लगेगा, ये लोग कर रहे हैं। देखें स्टॉक मार्केट, अच्छा नाइस, allow me to ask one more question because we are running short of the जी, time. ये कुछ लोगों की नज़र में शौकत अजीज़ के बाद अब इस तरह का सिनारियो बना है कि you have got a professional team जी who happen to be in control as well. जी। तो आपको अगला 1-1.5 साल मईशत का कोई बेहतर नज़र आता है, और आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान में उस तरह की रिफॉर्म्स हो सकेंगी जिस तरह की शौकत अजीज़ के टाइम में हुई थी? बिकॉज उस वक्त मुझे याद है कि जो हमारे कर्जे हैं वो 30-30, 40-40 साल के लिए रोल ओवर हुए, और एक हमें फिस्कल ब्रीदर मिला था जिससे मईशत में बेहतरी आई थी। सर अभी सर जो मुझे नज़र आ रहा है सानी साहब, इज़ अगेन आई एम नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट ऑफ यू नो किस तरह से डेट जारी है एंड सो ऑन सो फोर्थ, देख लेते हैं, अखबार में पढ़ लिया, कभी कभार स्टेट बैंक की डॉक्यूमेंट देख ली। जो प्रेस में आ रहा है एटलीस्ट इज़ दैट the government is pushing tenors आगे, which is very good fiscal discipline, कि आपकी short term में आपको breathing space मिल रही है। The fact कि अभी एक कोई टीम जा रही है चाइना to explore raising money over there is another thing. So proof is always in the pudding, जो बाद में बनती है। अभी तो जो ingredients put together हो रहे हैं लगते तो सही हैं, तो अल्लाह करे बेहतरी ही होए। राइट। अच्छा, प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में वी वुड वांट टू हियर अबाउट द फैसल फंड। ये जो आपका नया चैलेंजिंग, आई वांट टू कॉल इट एन इनिशिएटिव ऑल्दो इट्स योर रोल एज अ सीईओ, हाउ इज इट गोइंग, एंड इफ आई वर टू प्रेफर फैसल फंड ओवर द अदर फंड्स, व्हाई शुड आई चूज फैसल फंड? अच्छा सनी साहब, टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन अबाउट फैसल फंड्स, जैसे मैंने शुरू में बताया, इंडस्ट्री अबाउट 3.9 ट्रिलियन है टोटल। इसमें शरिया कंप्लायंट फंड्स आर अबाउट 45% हैं टोटल, अबाउट आई थिंक 1.8-1.9 बिलियन। आउट ऑफ सारी कंपनियों में सिर्फ 2 कंपनीज हैं जो 100% शरिया में काम करती हैं, एक फैसल फंड्स है, एक अलमीज़ान है। सो शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली इस साइड पर आते हैं, बिकॉज नॉट ओनली हमारे फंड शरिया कंप्लायंट है, हमारी कंपनी भी शरिया कंप्लायंट है। निज़ाम सीम्स टू बी इस डायरेक्शन में जाता हुआ, तो वी आर कॉन्फिडेंट के लोग इसको देखेंगे। अदर दैन दैट हमारी प्रेफरेंस के लिए मैं यही कहूँगा जी, हमारे रिटर्न्स कंपेटिटिव हैं, हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम सीधा काम करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें। कस्टमर कंप्लेंट्स प्रोएक्टिवली हैंडल होती हैं, हमारा इंटरनल टर्न अराउंड टाइम है अंडर 24 आवर्स टू रिस्पॉन्ड ऑन द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द कंप्लेंट, एंड यू नो आई होप यू विल इन्वेस्ट विद अस जी। राइट, एंड यू इन्वेस्ट and you offer opportunities for investment in both risk averse and बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपकी जब मीटिंग पहली आपका अकाउंट खुलता है तो जो रिलेशनशिप मैनेजर साहब हैं, वेल्थ मैनेजर, वो आपकी प्रेफरेंसेस समझते हैं। सिक्योर फंडिंग, रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए, जवान हैं, पैसे कमा लिए, रिस्की काम करना चाहते हैं, तो वो सारा कवर होता है, एंड देन द फंड जो आपके लिए सूटेबल है वो आपको फिर सजेस्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ग्रेट ग्रेट। नादिर रहमान साहब, आपको प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वी ट्राइड एंड कैप्चर
कि जो मईशत है गोइंग फॉरवर्ड 1-2 साल वो कैसा परफॉर्म कर सकती है, कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, और जो फैसल एसेट ये फैसल फंड्स की जो कंपनी है इसकी डायरेक्शन गोइंग फॉरवर्ड क्या है, और इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज़ देयर फॉर एन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर इन दी फैसल फंड्स। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत और तज्जियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।